हेलो, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। और आपका बीएमसी के जो यूट्यूब चैनल हमारा शुरू है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी का हम पैटर्न करने वाले हैं। आपका कल से स्टार्ट फिर से शुरू हो गया है। एक बार मुझे लगता है हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन हम लोग लेने वाले हैं। मैं अपना परिचय खुद का देती हूँ। मेरा नाम मेघा घाड़गे है। मैं गोरेगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। 10th में मेरा हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज के सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, उसमें आप जो 10 की परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम 10th में जो महाराष्ट्र बोर्ड है हमारा, एसएससी बोर्ड, उसमें 2020-21 आप लोगों का जो स्टार्टिंग है यानी कि एग्जाम है। एग्जाम पीरियड आपको मोस्ट ऑफ पता चला है कि अप्रैल एंड तक आपके एग्जाम बोर्ड की स्टार्ट होने वाली है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोगों का जो 80 नंबर का पेपर आने वाला है, हिंदी पेपर पैटर्न, उसके बारे में आज हम लोग विस्तारित रूप से देखने वाले हैं। तो उसमें अगर देखा जाएगा तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पेपर पैटर्न जो 10वीं का है, अपने जो लैंग्वेज है, जो मुझे लगता है तीनों लैंग्वेज का 80 नंबर का ही पेपर आने वाला है। खाली जो बायफर्गेशन जो किया है अंक का, गुण विभाग ने जो है नंबरिंग है आपका 80 नंबर का, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन 80 नंबर के पेपर तीनों लैंग्वेज में सेम टू सेम आने वाले हैं, यानी कि उसमें 5 सेशन तीनों लैंग्वेज में है। मोस्ट ऑफ अगर देखा जाएगा तो गद्य विभाग जो है वो पहला विभाग है, यानी कि आप अगर देखेंगे तो हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में सेम 5 के 5 विभाग आपको है। आपको आपके दिमाग में अगर अगर एक बार बैठ गया कि 80 नंबर का मेरा पेपर हिंदी अगर फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी, तो किस टाइप से आने वाला है, तो आपको बहुत, मुझे लगता है, अच्छे से नंबर जरूर मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे अच्छे अंक आपको हिंदी में मिलते हैं मुझे लगता है, और मोस्ट ऑफ आप कम पढ़ाई करते हो क्योंकि आपकी वो मदर टंग है। और देखा जाएगा तो मोस्ट ऑफ अच्छे मार्क्स भी आपको मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर देखा जाएगा तो कोविड-19 के कारण आपको लगता होगा कि इस बार पेपर पैटर्न जो है, जो भी पेपर आएगा वो एकदम आसान रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर साल की तरह 60% जो अब हर साल जो पेपर पैटर्न आता है उसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 20% मीडियम आ जाएंगे और 20% हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन पेपर, अभी मुझे लगता है कम से कम 2 महीना ही आपके हाथ में है, तो क्वेश्चन पेपर जितने भी आपको मिलते हैं वो आपको कृति पत्रिका सॉल्व करनी है। अगर नवनीत में देखेंगे तो ऑनलाइन बहुत सारे, और अपने ग्रुप में अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है टीचरों का, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ मुझे लगता है सेंड किया है। तो उसमें 5-5 सेट ऑलरेडी है। वो अगर आप पेपर पैटर्न, अगर पेपर एक एक ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा। और बिना प्रैक्टिस के आपको लैंग्वेज का पेपर होगा ही नहीं करने, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम रहता है कि आपका पेपर कवर होता ही नहीं है। आपको एक तो हिंदी का पेपर पैटर्न देखते समय, लैंग्वेज का देखते समय आपको क्या करना है, पेपर पैटर्न को भी देखना है, और टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाएगा तो गद्य विभाग अपना 20 नंबर्स का आने वाला है बोर्ड की परीक्षा में, और दूसरा है पद्य विभाग, वो 12 नंबर का है, पूरक पठन 8 नंबर का है, व्याकरण और भाषा अभ्यास जो भी ग्रामर सेशन है वो 14 नंबर्स का आने वाला है, 14 नंबर का। और पांचवा उपयोजित लेखन है जो 26 नंबर का आने वाला है। मोस्ट ऑफ आपको ये पेपर पैटर्न बहुत सारे टीचरों ने दिया भी होगा, आपके बहुत अच्छे से बाय हार्ट करके आपको रखना है कि मेरा मेरा पहला सेशन किस नंबर का आने वाला है, क्या आने वाला है, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। अगर देखा जाएगा तो पहला और दूसरा विभाग मुझे लगता है 1 घंटे में आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का आपका समय दिया है। तो 1 घंटे में आपका पहला और दूसरा विभाग 2 सेशन होने ही होने चाहिए, गद्य और पद्य विभाग। और दूसरा पूरक पठन और ग्रामर सेशन है, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना है, मुझे लगता है 30 या 40 मिनट्स में वो कम्प्लीटली तीसरा और चौथा विभाग होना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा नंबर है 5वें विभाग में है, जो कि उपयोजित लेखन है, वो 26 नंबर का है। और जो ये पेपर अटेंड करता है, यानी कि पूरा पेपर भले ही इधर उधर का एक आध क्वेश्चन नहीं आया तो आपने छोड़ दिया है, लेकिन 26 नंबर के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, कंपलसरी करने ही करने हैं सॉल्व। अगर ये पेपर में आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपका परसेंटेज अच्छा नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ आप लोग अगर देखेंगे तो 60 के ऊपर सभी जन जाते ही जाते हैं, लेकिन आपको 90 अप जाना है, ये आप बात ध्यान में रखिए। मुझे लगता है लास्ट ईयर के मोस्ट ऑफ में बीएमसी के रिजल्ट भी काफी अच्छे थे, तो हमें उम्मीद है कि इस बार आपका इतना अच्छे से सेशन हो चुके हैं, यानी कि स्टार्टिंग में सारे लेसन पढ़ाए गए, उसके बाद आपके स्कूल के टीचर ने भी पढ़ाए हैं, और ऑनलाइन भी हमारे पेपर पैटर्न में भी ये दूसरा सेशन है मुझे लगता है।
तो फिर आपका मोस्ट ऑफ आपको पता चल चुका है कि हमारा पेपर किस टाइप से आने वाला है, मुझे कहाँ पर ज़्यादा फोकस देना है। तो मुझे लगता है 5वां विभाग जो है 26 नंबर का, उसको आप ज़्यादा फोकस देना है, वो बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा। 5-5 6-6 निबंध लिखो, 5-5 6-6 ये कर लो, एडवर्टाइज़ के विज्ञापन करते बैठ जाओ, स्टोरी राइटिंग करो, यानी कि आपने 5वीं से मुझे लगता है 10वीं तक कितनी बार ये रिपीट किया है, तो इसमें आपको डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। इस बार अगर आपको कई बच्चे ऐसे भी हैं कि उनको लगता है कि हमारा ये हुआ नहीं है, यानी कि इतना सारा अच्छे से स्टार्टिंग नहीं हुआ है, जैसे कि मेरी क्लास में अभी 52 स्टूडेंट है 10th ए में, 10 सी में, तो उसमें मोस्ट ऑफ मुझे लगता है 15 बच्चे अब भी स्कूल आने लगे हैं, लेकिन उनको ज़रा भी डरने की बात नहीं है कि अभी मेरे हाथ में 2 महीने हैं, मैं कैसे करूँगा? क्योंकि 9th में तो आपकी अच्छे से पढ़ाई हो चुकी है और 9th और 10th में ज़रा भी डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, यानी कि दोनों का पेपर पैटर्न सेम था, तो उसमें आपको डरने की ज़रा भी बात नहीं कि मेरा हुआ नहीं, मैं कैसे करूँगा? ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए और मुझे लगता है अच्छे से अगर आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो अभी भी समय नहीं गया है। आप 90 के अब मोस्ट ऑफ बच्चे पहुँच जाएँगे और हिंदी तो आपकी मुझे लगता है एक प्रकार की लाइफ़लाइन है, जो कि आपको बहुत अच्छे से नंबर दे सकती है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं विभाग 1, उसमें से गद्य विभाग है जो 20 नंबर का है। उसमें से मुझे लगता है कल भी आपके सर ने बता दिया है और आ के बारे में उन्होंने जानकारी अच्छे से दी दी थी। तो आज मुझे खाली ई देखना है, लेकिन मैं थोड़ा-सा रिवीजन ले लेती हूँ आप लोगों का, थोड़ी-सी बता देती हूँ, जो कि आप लोगों का गद्य विभाग है 20 नंबर्स का, उसमें आपको 7 नंबर का पैराग्राफ 2 आने वाले हैं, है क्या नहीं? जो आपके टेक्स्ट बुक में से आने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, रोज़ कम से कम 2-2 3-3 लेसन पढ़ने हैं, रैपिड रीडिंग करना है। भले आप लोगों को उसमें से कुछ दिक्कत हो जाती है, तीनों लैंग्वेज का अच्छे से रैपिड रीडिंग कीजिए और बहुत सारा उसमें से इम्पोर्टेंट जो भी रहेगा वो कृतियाँ करते रहेंगे। तो बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं, और बहुत सारा राइटिंग करना है। राइटिंग स्किल करेंगे तो आपको लैंग्वेज का पेपर जो लेंथली रहता है वो आसानी से आपका कवर हो जाएगा। मैंने बता दिया है कि 3 पाँचों के पाँचों सेशन किस टाइम के हिसाब से आप अगर कवर करेंगे, तो आपको 80 नंबर का पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो गया, इस प्रकार की आपकी कुछ भी कंप्लेंट आएगी ही नहीं, क्योंकि उस हिसाब से अगर करेंगे तो अच्छे से आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो पहला सेशन आने वाला है आपका 7 नंबर का है, गद्य विभाग में से है, जो पहला क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा आपके सामने, जो पैराग्राफ रहेगा वो आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहेगा। उस 7 नंबर में से आपको कृतियाँ करने के लिए आने वाली हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए, तथा ग्रामर का भी थोड़ा बहुत आ सकता है, जैसे कि कई आपको शब्द दिए जाएँगे, उसका ये करने के लिए प्रश्न बनाने के लिए बता दिया जाएगा, जैसे कि भौचक्का का अगर शब्द दिया है तो उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी अब आप उसका क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। यानी कि इस प्रकार से आपको ये कृतियाँ बहुत सारे डाइजेस्ट में दी हैं, किताब में दी हैं, तो अगर आप करेंगे तो आसानी से आपको ये 7 नंबर आपको मिल सकते हैं। उसके बाद सोमत का भी प्रश्न आपको आता है, वो भी हम लोग विस्तारित रूप से बाद में मैं सोमत में आपको किस प्रकार से करना है वो आपको मैं बाद में बता देती हूँ। उसके बाद दूसरा भाग 7 नंबर का होने के बाद में भी आ जाता है, 7 नंबर का है, और उसमें भी मुझे लगता है 2 पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में है, तो टेक्स्ट बुक में लेसन भी वैसे बहुत कम है, आपको मुझे लगता है 8 या हार्डली 8 लेसन रहेंगे। उसमें अगर आपने इंडेक्स अच्छे से किया होगा तो पूरक पठन साइड में कीजिए। पूरक पठन साइड में होने के बाद आप लोग अगर कविताएँ साइड में करेंगे, तो उसमें अगर बच जाता है तो अपने जो लेसन बच जाते हैं उसमें से 2 पैराग्राफ आने वाले हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड ये आएगा नहीं। उसमें से आप अगर देखेंगे तो एक कृति आ जाएगी, यानी कि 2 नंबर है, उसके लिए आधे-आधे नंबर के लिए 4 फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बॉक्स रहेंगे और उसमें आपको उत्तर एग्ज़ैक्टली लिखना है। उसके बाद ये भी 2 नंबर के लिए आ सकता है। ग्रामर सेशन में कुछ भी डाल सकते हैं, लिंग बदला आ सकेगा, विलोम शब्द आ जाएगा। या सोमत तो तीनों में अभी आने वाला है। सोमत के जो प्रश्न आप करने वाले हैं, ये सोमत में आपका प्रश्न अगर अटेंड करोगे आप, तो ही आपको अच्छे से नंबर मिल पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कृति 1 में जो दिया है 2 नंबर का, उसमें एक आध भी अगर शब्द गलत हो गया तो उसमें 0 नंबर आपको मिल सकते हैं। लेकिन सोमत में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिवली जो भी लिखेंगे उसके लिए आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न कंप्लीट करते ही नहीं है। सोमत में इतना हार्ड क्या रहता है, अपना खुद का ओपिनियन देना रहता है और मोस्ट ऑफ अपनी पॉजिटिव बातें बतानी रहती है, उसमें नेगेटिव कुछ भी देना नहीं रहता है। तो सोमत भी एकदम आसान सा आपका नंबर देने वाला प्रश्न है। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये पहला जो ये विभाग है, उस विभाग में से जो ई है, और आ हम लोगों ने देख लिया है, उसमें क्या है, और आ में 7-7 नंबर के 2 पैराग्राफ आने वाले हैं जो आप पढ़ चुके हो, जिसकी आपने बहुत बार पढ़ाई कर ली है। लेकिन ई भाग ई सेशन में अगर देखा जाएगा तो अपठित गद्यांश दिया है। अपठित यानी कि आपने कभी भी वो पढ़ा नहीं है,
है ना? यानी कि आप लोग अगर देखेंगे तो अपठित में मोस्ट ऑफ जो आपने आपका जो बोर्ड का पेपर आ जाएगा उसमें आप पहली बार पढ़ने वाले पैराग्राफ है, बाकी के सारे जो पैराग्राफ है वो आपने मोस्ट ऑफ पढ़ चुके हैं क्योंकि वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। लेकिन अपठित में अलग क्या रहता है, आप लोग अनसीन पैसेज है वो, आपने कभी भी वो पैराग्राफ पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर से आपको कृति करनी है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अपठित ई अगर देखा जाएगा तो ई में क्या आने वाला है, अपठित आने वाला है, अनसीन पैसेज आने वाला है जो मैंने पढ़ा नहीं। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस पैराग्राफ के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, 2 या 3 मिनट में अच्छे से वो पैराग्राफ पढ़ना है और बाद में उसकी कृति करने के लिए क्वेश्चन आंसर हमें ढूंढने हैं। और उसमें खाली 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और 6 नंबर में 2 नंबर की जो पहली कृति रहेगी उस कृति में अगर देखा जाएगा तो आधा आधा नंबर के, यानी कि कम से कम 4 उत्तर लिखेंगे रहेंगे। वो कृति मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ और बाद में दूसरी भी कृति उसी टाइप की रहेगी। और मुझे लगता है लास्ट में सोमत, सोमत तो कॉमन है। ऐसे 6 नंबर की ये कृति आने वाली है, यानी कि 7-7 नंबर के जो 2 पैराग्राफ है वो 14 नंबर हो गए और अपठित गद्यांश में अगर देखा जाएगा तो ये 6 नंबर का है। तो हमने हमें यही बात याद में रखनी है कि अपठित मतलब अनसीन पैसेज तो हमने कभी भी पढ़ा नहीं है, इसलिए उसको बारीकी से पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। एक नज़र हमें, जैसे हम लोग सेशन करना शुरू करेंगे, हमें एक नज़र पहले कृति के ऊपर डालनी है और तुरंत वो पार्ट जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो अच्छे से पढ़ना है और हमें कहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर में निशान लगाना नहीं है। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, प्रश्न पढ़ते हो और तुरंत उत्तर सीधे ढूंढने जाते हो। ऐसे करना बिल्कुल नहीं, हमें पूरा वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एक ही पैराग्राफ का उत्तर बीच बाजू बाजू की लाइन में होगा ऐसे नहीं है। कभी ऊपर की 2 लाइन में रहेगा, कभी बीच की 1 लाइन में उत्तर उसका रह सकता है। तो हमें ढूंढ कर लिखना है क्योंकि 4-4 उसमें ये करने हैं हमें। 4 फिलिंगर लाइन्स की तरह उत्तर रखने रहेंगे, 4 सर्कल सर्कल हो सकते हैं या 4 स्क्वायर हो सकते हैं, उसी टाइप से हमें उसको करना है। तो अभी देखिए हमारा जो हिंदी का जो पेपर आने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑफ बात जो है, कोविड-19 के कारण आपको बहुत सारा जो पोर्शन है वो कम हो चुका है। आप लोगों को मोस्ट ऑफ पता भी रहेगा, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवीजन ले लेती हूँ आपका। अगर देखा जाएगा तो पहली इकाई में से आपके 3 पार्ट जो है वो नहीं है, उसमें से डिनर एक पूरक पार्ट है, 7वां हिम और 8वीं जो प्रण नाम की पोयम है वो आपकी कैंसल हो चुकी है। उसके बाद अगर दूसरी इकाई में देखेंगे तो संध्या सुंदरी, तो घुमक्कड़ और टॉल्स्टॉय घर के दर्शन, यानी कि ये कम से कम 6 लेसन हमारे कम हो चुके हैं। यानी कि अपना अगर इंडेक्स चेक किया जाएगा तो मुझे लगता है पहली इकाई में 12 लेसन है और दूसरी इकाई में 12, यानी कि 24 लेसन है। उसमें से 6 ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कम से कम हमारे 17-18 लेसन रह जाते हैं। तो 18 लेसन में हमें उसने भी करे ये करना है, बायफरगेट करना है। अपना पहले इंडेक्स, अपनी जो नोटबुक है उसमें पहले 3 पार्ट बनाने हैं, पूरक पठन का अलग, गद्य विभाग अलग और पद्य विभाग अलग। तो मुझे लगता है कम से कम 7-7 या 8-8 ही पार्ट रहेंगे। पूरक लेसन में अगर 4-5 साइड में करेंगे तो और पार्ट कम हो जाते हैं, यानी कि हमें कितनी फिर पढ़ाई करनी है। यानी कि ऐसे अगर बायफरगेट करेंगे तो आपको पढ़ाई करने के लिए ज्यादा कुछ होगा नहीं। यानी कि लगता है आप लोगों को इतना बड़ा पेपर लेंथी आने वाला है तो मैं कैसे कवर करूंगा, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 6 पार्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी कि 18 लेसन है। 18 लेसन में भी अगर 6-7 पोएम 6 पोएम साइड में करेंगे, पूरक पठन साइड में करेंगे, तो पहला सेशन आपको सॉल्व करने के लिए कितने पार्ट बच जाते हैं, कम से कम 7 पार्ट बच जाते हैं। 7 पार्ट में से 2 पैराग्राफ करने हैं और 1 पैराग्राफ आपका जो बाहर से है उसको करना है। अगर हमारी जो कृति पत्रिका है नवनीत की, वो अगर आप लोगों को ऑनलाइन मिल गई होगी तो उसमें अच्छे से ये दिया है। आप लोग उसको अपने मोबाइल में स्टार करके रख दीजिए ताकि आपको जब भी पढ़ाई करना आप शुरू करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा आपको। अगर हम लोग देखेंगे तो पहला सेशन जो हम लोगों का पहला जो गद्य विभाग है उसमें जो प्रश्न कृतियां जो आने वाली है 7 नंबर में, और मुझे लगता है ई अपठित जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसमें जो 6 नंबर की जो कृति आने वाली है, इसमें अगर मोस्ट ऑफ प्रश्न किस टाइप से आने वाले हैं वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने नवनीत का जो लिया है उसमें से अगर स्लाइड आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप मोबाइल पर जूम भी कर सकते हैं, तो उसमें जो 15 क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह संजाल पूर्ण कीजिए या चौखट पूर्ण कीजिए, यानी कि बॉक्स दिया जाता है उसको आपको करना रहता है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, ये करने नहीं है कि जैसे कि वैसे लिखते बैठना नहीं है, लेकिन यहाँ पर संजाल पूर्ण करने के लिए बता दिया है। आपको क्वेश्चन का जैसे कि वैसे लिखना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन को आप लिखते समय क्या करना है, अगर चौखट पूर्ण करना करना के लिए बता दिया है, आपको उस स्क्वायर में ही आपको आकृति बनानी है
और अगर आपको सर्कल में दिया है तो सर्कल करना है, नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं ये करते ही नहीं है, यानी कि चौखट अगर बताई दी है तो वहां पर सर्कल करेंगे, सर्कल बताया है तो स्क्वायर करेंगे, ऐसे कुछ भी आकृतियां करते हैं। आपको जो पेपर में जिस प्रकार से डायग्राम दिखाई देता है, जिस प्रकार से आकृति दिखाई देती है, सेम टू सेम वैसे ही आकृति निकालनी है और आपको उसी में उत्तर लिखना है। चाहिए तो क्वेश्चन लिखे, नीचे उत्तर लिखे, उत्तर कंप्लीट होने के बाद उसको पेंसिल से या पेन से आप बॉक्स बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ मुझे लगता है पेंसिल से बॉक्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अगर बताया जाएगा, दूसरा प्रश्न दिया है रिश्ते पहचानिए, उचित जोड़ियां मिलाइए, यानी कि ये बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं, हमें ये मोस्ट ऑफ बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको खुटिया तुरंत फटाफट यानी कि 1 घंटे के अंदर हमारा पहला और दूसरा सेशन करना है तो हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ ये कृतियां करने के लिए प्रैक्टिस करना है। इसके लिए लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ मैंने तो मेरी क्लास में यानी कि मेरे बच्चों को मैंने यही बता दिया है कि आप लोगों को लैंग्वेज की अगर पढ़ाई करनी है तो मोस्ट ऑफ जितने भी लेसन है उसके आप 3 इंडेक्स बनाना है और 3 इंडेक्स में से पहला जो इंडेक्स रहेगा वो आपका कैसे रहेगा, गद्य विभाग का रहेगा। तो गद्य विभाग में आपको राइटिंग में क्या करना है, नोटबुक कैसे बनानी है। सबसे पहले बता देती हूँ कि इस लेसन में हार्ड जो शब्द है वो 20 शब्द लिख दीजिए और 20 शब्द लिखने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो कृति दी है वो एक कृति करना है और दूसरी कृति आपके जो डाइजेस्ट में दी है जैसे कि वैसे आप लोग राइटिंग करो। उससे क्या हो जाता है, आपका राइटिंग स्किल बढ़ जाता है और आपको किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले वो भी आपको पता चल जाता है। यानी कि इस प्रकार से ये बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं, तो इसीलिए हमें ये कृतियां करना, डायग्राम बनाना ये आसानी से कब आएगा, जब हम खुद कृति करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन आंसर ज्यादा कुछ लिखने के लिए होता नहीं है, लेकिन हम लोग अगर इस टाइप से अगर करते बैठ जाएंगे तो हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमें ये पेपर का पैटर्न किस हिसाब से होने वाला है वो पता चलेगा। उसके बाद मैंने 5वां प्रश्न इस टाइप के देते हैं, अर्थ का बोध करने वाले वाक्य खोज कर लिखिए। यानी कि एक अर्थ का जैसे मुहावरे दिए जाते हैं उस प्रकार से ये दिया जाएगा और आपको उसी टाइप का उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी सेंटेंस आया है वो वैसे के वैसे आपको उतारना रहेगा। उसके बाद विशेषताएं बताइए, अगर कैरेक्टर के बारे में उस लेसन में दिया होगा तो उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि वाक्य पूर्ण कीजिए। 9 का जो दिया है, 9वां जो यहाँ पर 9वां कॉलम उसमें बता दिया है कि वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी कि आधा सेंटेंस दिया रहेगा, आधा आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आपको वो पूरा सेंटेंस लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, आधा जो उत्तर है वही लिख देते हैं, लेकिन ऐसे आपको जरूर जरा भी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आधा सेंटेंस बताया है तो पूरा सेंटेंस पहले जो दिया है वो कंप्लीट करो, उसके बाद में जो उत्तर में से ढूंढेंगे वो उसके सामने लिख देना है और उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करना है, उसको हाईलाइट करना है ताकि आपको पता चले। उसके बाद तुलना कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग की तरह ये प्रश्न आ सकता है। विषय संबंधी कल्पवृक्ष बनाइए, यानी कि किसी भी पेड़ का चित्र की तरह कुछ दिया रहेगा, उसमें कुछ लिखा रहेगा और दूसरे में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह दिया रहेगा। तो दोनों में आपको क्या करना है, अंतर डिफिकल्ट क्या है वो आपको लिखना रहेगा, यानी कि पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, उससे बाहर जरा भी नहीं रहेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, पीछे के वाक्यों को घटनाक्रम से के अनुसार उचित क्रम से देना है, यानी कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको अगर देखना है तो आप इसमें क्या करोगे, जो पैराग्राफ रहता है उसमें घटनाक्रम यानी कि पहला सेंटेंस कौन सा आया है वो पहला लिखना है। आपको सीरियल ऑर्डर से ही नंबर देने हैं। आपको अगर 3 4 5 सेंटेंस अगर दिए रहते हैं, अगर तीसरा सेंटेंस पहले आ जाता है तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, उसका नंबर जो है वो तीसरा डाल देते हैं। अगर आप पहली बार वो सेंटेंस लिख रहे हैं, भले ही वो तीसरे नंबर पर क्वेश्चन में है, लेकिन आपका पहला सेंटेंस है उत्तर में, पहले आपको वो पैराग्राफ में वाक्य मिला है, तो उसको एक ही नंबर डालना है। नंबर डालने में गलती करते हैं और फिर आपके नंबर जाते हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी करना नहीं है। इसका भी आप बहुत बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद सहसंबंध इस टाइप के प्रश्न आपको और आ में आ जाएंगे, ई में भी इस टाइप के ही प्रश्न आपको आने वाले हैं, यानी कि कृति में आपको क्या-क्या आने वाला है इसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद जो स्वमत का प्रश्न आने वाला है 3 नंबर का, मोस्ट ऑफ आपको अच्छे नंबर देने वाला है ये प्रश्न। तो इस नंबर के लिए अगर आप देखे जाएँगे तो इसमें क्या करना है, अपना खुद का अभिव्यक्ति बतानी रहती है, खुद का ओपिनियन देना रहता है। मोस्ट ऑफ बातें पॉजिटिवली ही देनी रहती हैं। तो विद्यार्थियों को इसमें अपना विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता दी है। जैसे कि वैसे हटकर या ऐसे याद करके इन प्रश्नों को नहीं लिखा जाता है। खाली आप लोगों का स्टैंडर्ड अच्छे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपका ये फर्स्ट लैंग्वेज है
इसलिए आपकी लैंग्वेज भी उस टाइप की होनी चाहिए, यानी कि उस पैराग्राफ से बहुत कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। इस टाइप से आप कुछ सोमत में अगर अपने विचार लिखेंगे तो ज़रूर आपको 3 में से 2 नंबर कहीं आपके नहीं गए। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाएगी, मुझे लगता है 3 नंबर भी ऑब्वियसली जो एग्ज़ामिनर रहेंगे वो आपको ज़रूर देंगे। 30 से 40 शब्दों में लिखना है, मतलब क्या करना है आपको, ये सोमत का प्रश्न जैसे निबंध हम लोग लिखते हैं उसी टाइप एक छोटा निबंध समझकर ही इसका उत्तर आपको करना है। सोमत लिखना है मतलब मुझे क्या करना है, एक निबंध लिखना है। ऐसे जानकारी अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप लोगों की जरूर 10 से 15 लाइन का वो एक छोटा सा निबंध बन जाएगा और सोमत का उत्तर भी लिखेंगे। इस प्रश्न में किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे सोमत के लिए, अगर ये दिमाग लगाने के क्वेश्चन जरा भी नहीं है, लेकिन आपकी विचार कल्पना तो वैसे आप बहुत करते हो, आप लोग अगर देखेंगे कल्पना बहुत सारे कर सकते हो, लेकिन आपको लिखने के लिए बता दिया जाएगा तो आपको लगता है, डर लगता है, अरे किसी ने ये उत्तर मेरा सुन लिया तो कोई क्या बोलेगा। लेकिन इस प्रकार से जरा भी विचार नहीं करना है। सोमत के प्रश्नों के लिए बिना डरे हुए अच्छे से विचार आपको प्रकट करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें आपको लिख देना है। जैसे कि अभी अगर आप लोग देखेंगे दिए गए गद्यांश में व्यक्त विचार स्पष्ट कीजिए, यानी कि कई कई जो सोमत के प्रश्न रहते हैं वो पैराग्राफ से रिलेटेड रहते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि पैराग्राफ से रिलेटेड है क्या ये क्वेश्चन। अगर है तो उसमें से भी हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। अगर पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है तो उसमें हमें जरा भी लिखना नहीं है। तो कई लोगों को आदत रहती है कि हाँ टीचर ने बोला है मुझे ये पैराग्राफ से रिलेटेड है तो पैराग्राफ की 2-4 लाइन उठाकर मैं उसी में लिख दूंगा। ऐसे बिल्कुल भी करना नहीं है। ये प्रस्तावना पहले लिख देना है कि उपयुक्त यानी कि उक्त जो पैराग्राफ की लाइन है उसी में से ही ये वाक्य दिया है, ऐसे प्रस्तावना में उत्तर लिखते समय स्टार्ट करोगे और इसका प्रश्न का उत्तर भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। उसके बाद दूसरा उन्होंने बता दिया है कि ये गद्यांश जो दिया है वो परिस्थिति के अनुरूप समझकर करना चाहिए, यानी कि अपने जो विचार हम लोग व्यक्त करते हैं वो व्यक्त विचार अपने, यानी कि जैसे कि अगर देखा जाएगा सोमत में अगर प्रश्न आ गया वर्तमान पत्र आज के जमाने में उपयुक्त है क्या, तो इस प्रकार से यानी कि परिस्थिति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 में तो वर्तमान पत्र यानी कि न्यूज़पेपर हमारे घर तक नहीं आ रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन देख रहे थे। तो ये भी विचार कोई बच्चा मान ले सकता है कि हमें वर्तमान पत्र की जगह अगर हम लोग ऑनलाइन यूज करेंगे या तो फिर हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर अलग-अलग टाइप के भी मिलेंगे और बहुत सारे पढ़ने के लिए भी मिलेंगे। अगर खरीदना चाहेंगे तो हमें एक ही न्यूज़पेपर हम खरीद सकते हैं, क्योंकि घर में अगर एक साथ में 4-4 पेपर हम लोग नहीं खरीद पाएँगे और उतना पढ़ेंगे भी नहीं। तो उससे अच्छा ऑनलाइन में हम लोग मोस्ट ऑफ हमें क्वालिटी मिल जाती है, जैसे कि इंग्लिश पेपर मिल जाएगा, हिंदी मिलेगा। अगर अदर अदर लैंग्वेज के भी हम लोग पेपर कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान पत्र के बारे में इस प्रकार का किसी बच्चे का ओपिनियन रहेगा। किसी बच्चे का ओपिनियन ये भी हो सकता है कि समाचार पत्र इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हमारा दिन शुरू नहीं होगा। उससे ही हमारे पूरे विश्व में जानकारी क्या है, अपने देश में जानकारी क्या है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी मुझे वर्तमान पत्र के बिना नहीं मिल पाएगी। तो मुझे वर्तमान पत्र घर में रोज ही समाचार पत्र आना ही है। ऐसे कोई लिख सकता है, यानी कि खुद का ओपिनियन कोई भी सेम सेम नहीं हो सकता है, हर बच्चे का अलग हो सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को एक ही बात याद में रखने के डाइजेस्ट में बहुत सारे सोमत दी है, वैसे कि वैसे आपको रटने की जरा भी याद नहीं है, खाली वो प्रस्तावना कैसे लिखी है, स्टार्ट कैसे किया है, वो खाली आप देख लीजिए और आपके 3 नंबर आपको जरूर बोर्ड की एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा दूसरा इस टाइप का भी प्रश्न आ जाता है कि गद्यांश में व्यक्ति के विचारों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी, यानी कि अपना अपनी बात क्या है। जैसे कि अगर पैराग्राफ दिया रहेगा मानवता के बारे में तो आपको ऐसे पूछा जाएगा मानवता के मानव के संस्कारों के बारे में आपके विचार क्या है। तो इसमें आप पैराग्राफ से रिलेटेड जरा भी नहीं लिखोगे, अपने मन का लिखोगे और पैराग्राफ में जो दिया है मानवता के बारे में उसके बारे में लिख सकते हैं। ऐसे आपको इस प्रश्न का सुमत का उत्तर हल करना है। इस टाइप के भी सुमत में प्रश्न आ सकते हैं कि अपने साथ घटी हुई कोई घटना के बारे में लिखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या करना है, मतलब एक छोटा निबंध लिखना है, ये बात दिमाग में रखकर ही करना है। तो अपना प्रसंग, कुछ भी घटना अपने जीवन में घटी है उसके बारे में लिखने के लिए सोमत का प्रश्न आ सकता है। जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे रेलवे प्रवास करते हैं, रेलवे में अगर जाते समय आपके सहपाठी है या सहयात्री है, उनके साथ आपने किस प्रकार से प्रवास किया, ऐसे भी सोमत के लिए प्रश्न आ सकता है। उनके साथ में आपको आपने कैसे समझदारी से व्यवहार किया,
इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो उसमें आपको लिखना रहेगा कि हम लोग ऐसे-ऐसे गाँव जा रहे थे, तब हमारे साथ सहयात्री ऐसे थे, उनके साथ छोटे बच्चे थे, तो उनको बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि 17-18 घंटे का ट्रैवलिंग था। ऐसा बहुत सारा कुछ उसमें लिख सकते हैं और उनको मदद के रूप में हमने बैठने के लिए भी जगह दी। उनके बच्चों के साथ हम बातें करने लगे, तो हमारा सफ़र और भी अच्छे से होने लगा। यानी कि इस प्रकार से आप समय के अनुसार, घटना के अनुसार अपनी ज़िम्मेदारी उसमें लिख सकते हैं। इस टाइप के भी प्रश्न आपको 100 मत में आने वाले हैं। अगर पहला प्रश्न देखा जाएगा, हाँ, ये पठित गद्यांश, यानी कि आपको मैंने बता दिया है कि उसमें से मोस्ट ऑफ आपने पढ़े हुए टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आने वाले हैं, और अपठित में अगर देखा जाएगा तो अपठित इसमें गद्यांश में, अपठित में जो आपने पैराग्राफ कभी भी पढ़ा नहीं रहेगा, वही पैराग्राफ आप सीधे क्या करोगे, परीक्षा के समय पेपर में पढ़ोगे। अगर 80 नंबर का पेपर पैटर्न अगर देखा जाएगा तो आपकी प्रति पत्रिका ये इस प्रकार से आने वाली है। उसमें ऊपर अच्छे से सूचना दी जाएगी कि आपको किस टाइप से पेपर लिखना है, यानी कि वो आपको पढ़ते बैठना नहीं है, आपको ऑलरेडी पहले ही बहुत सारा प्रैक्टिस लिया जाएगा, तो आपको सारी आदतें आ चुकी होगी। सारी जो आकृतियाँ हैं वो मोस्ट ऑफ आपको पेन से लिखने के लिए ये किया जाता है, लेकिन कई बच्चे पेंसिल से भी कर सकते हैं क्योंकि आपका सर्कल बनाते समय सर्कल नहीं बन गया तो वो काट-पीट करने में पेंसिल से आसान हो जाता है। इसीलिए कभी-कभी उत्तर बड़ा हो जाता है और आपका छोटा सर्कल बन जाता है, तो इसीलिए आप पेंसिल से भी आकृतियाँ बना सकते हो और आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी आप लिखोगे वो क्या करोगे, अच्छे से उन प्रश्नों का उत्तर एक ही पेन से लिखोगे, ना कि एक बार ब्लू यूज़ करोगे, एक बार ब्लैक यूज़ करोगे। इस टाइप से अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पेपर आपका बहुत ही सुंदर और साफ-सुथरा दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ामिनर रहेगा उसके सामने 200 से 300 पेपर रहेंगे, तो आप जितना भी साफ-सुथरा और लाइटली एकदम पेपर ओपन करने के बाद एकदम अच्छे से दिखाई देगा। उन बच्चों का पेपर टीचर्स को भी अच्छा लगता है, तुरंत-तुरंत क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जैसे कि आपको सीरियल ऑर्डर से सारे क्वेश्चन के आंसर लिख देने हैं। पहला विभाग अगर देखा जाएगा तो पहले सेशन में 20 नंबर्स का है, और उस 20 नंबर्स में हमने देखा है कि 2 पैराग्राफ जो आपके पठित हैं, यानी कि जो आपने पढ़े हुए हैं वो पैराग्राफ आने वाले हैं, और आज हम लोग जो करने वाले हैं अपठित पैराग्राफ। अपठित मतलब अनसीन पैसेज, मैंने आपको बता दिया है कि जो आप लोग सबसे पहले परीक्षा में ही पढ़ने वाले हैं। इस टाइप से वो पैराग्राफ आपको दिखाई देगा और वो 6 नंबर के लिए आने वाला है, और इसमें अच्छे से 2 कृतियाँ दी जाएगी। उन 2 कृतियाँ रहेगी और 1 सोमत रहेगा। इसमें आपको क्या करना रहेगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक आपको स्क्रीन पर मैं शेयर करती हूँ जो अपठित पैराग्राफ दिया है। अपठित पैराग्राफ में देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न है, उसमें अगर देखेंगे तो ये पहला पैराग्राफ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो पैराग्राफ में थोड़ा 2 मिनट भी लगता नहीं है पढ़ने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ दिखाई देता है तो रैपिड रीडिंग करना है, यानी कि मन में ही करना है। एग्ज़ाम में तो रैपिड रीडिंग नहीं कर सकते, आप लोग मन में ही उसको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि वो समझ कर पढ़ना है, ना कि ऊपर-ऊपर। एक बार क्वेश्चन क्या दिए हैं, अगर आप लोग एक बार नज़र घुमाएँगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि संजाल पूर्ण कीजिए, पंडित रमाबाई की अभिभावकों की विशेषताएँ। और दूसरा प्रश्न दिया है रमाबाई के कष्ट धैर्यताश बढ़ाने वाले घटक, यानी कि ये 2 प्रश्न दिए हैं और लास्ट का प्रश्न दिया है सोमत वाला। आपको क्या करना है, सबसे पहले वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और ये प्रश्न आपको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया है, तो मैं सबसे पहले पैराग्राफ आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पर देखिए, पंडित रमाबाई के माता-पिता का जीवन महान आदर्शवादी, पवित्र, परंपरागत आचार-विचारों का कायल था। रहन-सहन सदा पर ऊँचा व धर्मनिष्ठ व्यवहार निचला और कृत्रिम औपचारिकताओं से परे थी। इस पर भी इतने संघर्ष, कष्ट एवं यातनाएँ उन्हें सहनी पड़ी। सन 1874 ई के दुर्भिक्ष में इनका परिवार दुरावस्था की चरम सीमा पर पहुँच गया। माता-पिता और बड़ी बहन की दारुण मृत्यु से और इन्हें गहरा धक्का लगा। अपने पिता के समान ये खुद भी धार्मिक प्रवृत्ति और ईश्वर के प्रति निष्ठावान थी। 4000 मील की पैदल यात्रा करने के बावजूद अभी मंजिल तय नहीं हुई थी। पिता की अधूरी तीर्थ यात्रा को इन्होंने
पूरा करना अपना कर्तव्य समझा, अतः वह अपने भाई श्रीनिवास के साथ ये निकल पड़ी और कठोर संयम, अनुष्ठान और समूचे आचार नियमों का पालन करने के कारण इन्हें बेहताश कष्ट झेलना पड़े। खासकर पंजाब की भयंकर शीत ने इन्हें लगभग मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। इतना सही पैराग्राफ है, केवल 2 मिनट भी लगते नहीं पढ़ने के लिए। अच्छे से पहले पैराग्राफ पढ़ना है और एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन दिखाया जाएगा तो संज्ञान पूर्ण करने के लिए 4 आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। 4 ब्रैकेट में आपको क्या करना है, 4 शब्द केवल डालनी है। एग्जैक्टली आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। आज जैसे कि वैसे ऐसे डायग्राम आपको निकालना है। इसमें जरा भी कुछ अलग करोगे नहीं, जैसे कि ऊपर 2 बॉक्स दिए हैं तो ऊपर 2 ही बनाने हैं, ना कि नीचे चारों के 4 लाइन से करोगे। जैसे कृति दी है वैसे ही सेम टू सेम कृति अपने आंसर पेपर में आपको बनानी है। और ये आधे आधे नंबर के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 2 में ब्रैकेट में आपने उत्तर लिखा, नीचे की 2 लाइन अगर 2 ब्रैकेट में छोड़ दिया तो आपको 1 ही नंबर मिलने वाला है, क्योंकि आधे आधे नंबर के यहाँ पर कृतियां दी है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है कि पंडित रमाबाई के अभिभावकों की विशेषता। अभिभावक मतलब क्या, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मोस्ट ऑफ शब्द ऐसे हार्डली रहेंगे, इतने आसान हिंदी हम जैसे बोलते हैं वैसे शब्द नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो अभिभावक मतलब कौन है, अपने पेरेंट्स से माता पिता है। तो यहाँ पर रमाबाई है, उनके अभिभावकों की विशेषता हमें बतानी है। अगर देखा जाएगा तो पहले ही सेंटेंस में उसका उत्तर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो एक ब्रैकेट में आप लोग को लिखोगे कि उनका जीवन महान आदर्शवादी था, एक ब्रैकेट में लिखोगे। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे पवित्र और परंपरागत आचार विचारों का था, ये दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे। और तीसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि उनका रहन सहन ऊंचा व धर्मनिष्ठ था और व्यवहार निचला था। यानी कि 4 ब्रैकेट में 4 विशेषताएं काफी है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ यानी कि 5-6 विशेषताएं दी है, लेकिन सबकी सब विशेषताएं आपको नहीं लिखनी है। आपको एग्जैक्टली 4 ही विशेषताएं 4 ब्रैकेट में आपको कंप्लीटली करनी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसी टाइप से दिया है कि प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यानी कि उन्होंने प्रवाह तालिका मतलब क्या करना है, एक के नीचे एक, यानी कि उसमें आगे पीछे कुछ भी करना नहीं है। हमें इसका उत्तर भी देखते समय पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है कि रमाबाई जहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि रमाबाई के हताश कष्ट का बेहताश बढ़ने वाले घटन, बेहताश मतलब बहुत सारे, उनको कष्ट किस बात से मिला था, उस कष्ट में उन्होंने क्या क्या किया था। तो इस कष्ट का उत्तर लिखते समय आप लोगों को इसी प्रकार से प्रवाह तालिका ऑलरेडी बनानी है। और इसमें क्या करना है, उस प्रवाह तालिका का उत्तर लिखते समय ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर किया है, दिखाई आपको दे रहा है कि रमाबाई के कष्ट बेहताश बढ़ाने वाले घटक। तो पहला है दुर्भिक्ष, अकाल। अगर आपका समानार्थी नहीं आ रहा है तो दुर्भिक्ष इतना ही आपके पैराग्राफ में क्वेश्चन है, उतना ही आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु है। तीसरा है कठोर संयम, अनुष्ठान, आचार नियमों का पालन है। और लास्ट का चौथा है पंजाब की भयंकर शीत। यानी कि यहाँ पर उन्हें बता दिया है कि वहाँ पर ये चारों जो घटक है, चारों के चारों घटक आप अगर देखे जाएंगे तो इसके कारण रमाबाई के कष्टों को बेहताश हो रहे थे। यानी कि इस टाइप की आप प्रवाह तालिका कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है और ये प्रवाह तालिका कंप्लीट करनी है। इस प्रकार से 2 और 2 4 नंबर की कृति हो गई। अब बताया है आपकी 6 नंबर की कृति आने वाली है। तो 6 नंबर में आपको याद में रहना चाहिए कि मुझे इसमें क्या आने वाला है। तो 2 आपको कृतियां रहेगी और लास्ट का जो प्रश्न रहेगा वो कौन सा रहेगा, सोमत का प्रश्न रहेगा। जो सोमत का प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि संस्कारों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखे। यानी कि सुसंस्कारों से, यानी कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड ही थोड़ा बहुत है इसमें, क्योंकि इसमें क्या बता दिया है, रमाबाई जो है उन्होंने क्या किया है, पंडित रमाबाई ने अपने पेरेंट्स की जो भी इच्छाएं थी वो करने के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया है। तो हमें हमें संस्कारों के बारे में यहाँ पर लिख देना है। तो हम यही लिख सकते हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं कि हमें जो भी अपने संस्कार मिल जाते हैं वो अपने माता पिता से रोटेट होते, यानी कि माता पिता से, यानी कि उपयुक्त जो पंक्ति दी है, उपयुक्त जो वाक्य दिया है, ऐसे आप स्टार्ट करोगे। प्रस्तावना थोड़ी लिखो प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले। तो आप लिखोगे कि उक्त जो पंक्ति दी है संस्कारों का महत्व, इस बात से मैं सहमत हूँ। और इससे मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो हमें संस्कार मिलते हैं वो संस्कार हमें अपने माता पिता से ही मिल जाते हैं। हमारे उस संस्कारों का हमारे ऊपर जो भी संस्कार रहते हैं उसके ऊपर प्रभाव अपने माता पिता का सबसे ज्यादा रहता है, अपनी फैमिली का रहता है, यानी कि माता पिता का रहता है, अपने दोस्तों का रहता है, और उसके बाद अपने
जो भी गुरु है उनके भी बहुत सारे क्या करते हैं वो ले सकते हैं। हमें क्या करना है, संस्कारों से ही अपना जीवन ये करना है, निभाना है, यानी कि उससे ही हमारी पहचान हो सकती है। संस्कार हम बाहर से कहीं भी खरीद नहीं सकते हैं, उनको अपने अंदर लाना चाहिए। जैसे कि सदैव सत्य बोलना है, ईश्वर की प्रार्थना करनी है, रोज अच्छी सी पढ़ाई करनी है, मुझे आगे जाकर अच्छा कुछ बनना है, आदर्श विद्यार्थी बनना है, आदर्श लड़का बनना है, लड़की बननी है, आदर्श नागरिक बनना है। तभी हम क्या करेंगे, हमारे अंदर वो अच्छा आदर्श जरूर आ जाएंगे। और अगर अपने अंदर आदर्श गुण आ जाते हैं, आदर्श संस्कार आ जाते हैं, तो जरूर हम क्या करते हैं, वही पास करते। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, अपने कर्तव्य करते रहना है। इस प्रकार से इस सोमत का उत्तर आपको कम से कम 10 या 15 लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो ये सोमत के प्रश्न है। प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और ऐसे आप लोगों की अपठित गद्यांश की 6 नंबर की कृति कंप्लीट हो जाएगी। इसी टाइप का दूसरा भी पैराग्राफ मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देती हूँ। आपको अगर चाहिए तो इसका आप अगर प्रैक्टिस करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी बहुत आसान से पैराग्राफ दिया है, इसमें भी मानव संस्कारों के बारे में बता दिया है और इसके ऊपर भी कृति इसी टाइप की आने वाली है। 2-2 नंबर की 2 प्रश्न संजाल पूर्ण करने के लिए बताया जाएगा और एक कृति सोमत की रहेगी। तो यहाँ पर भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको जरा भी डरने की बात नहीं है। यहाँ पर भी पैराग्राफ आपको यही बात रखनी है कि एंशिएंट पैसेज मैंने कभी भी पढ़ा नहीं है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। जिसे पढ़ोगे मन के अंदर और इन प्रश्नों के भी उत्तर आसानी से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में आप कृति भी उसकी कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाएगा तो मानव संस्कारों के सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वह विवेकशील और बुद्धिमान है। उसमें सत और असत की पहचान करने की क्षमता होती है, जो अन्य प्राणियों में नहीं मिलता। वह परोपकार की भावना से परिपूर्ण होता है, सहनशील, प्रेम तथा सद्भाव का आवास रहता है। इन सभी गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति सज्जन कहलाता है। यदि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, उसकी सेवा करता है, अपने बड़े भाई बहन का सम्मान करता है एवं छोटे भाई बहन की सहायता करता है, तो यह उसका सद्व्यवहार होगा। ऐसे व्यक्ति को हम सज्जन कहेंगे। इसके विपरीत जो अपने माता पिता का अनादर करता है, ऐसे कार्य करता है जिससे इसका अनादर होता है, उसकी आत्मा को दुख होता है। जो भाई बहनों से लड़ता झगड़ता है, उन्हें मारता पीटता है, उनका हिस्सा हड़प लेता है, उनके उसके उसके ये सब काम बुरे हैं और हमें उसे दुर्जन कहेंगे। रेल में 2 तरह के यात्री यात्रा कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी है जो किसी बूढ़े को खड़ा खड़ा देखकर उसे अपनी जगह दे देता है और दूसरा यह चाहता है कि आराम से सोता रहूं, चाहे बहुत से लोग खड़े रहे। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि संस्कार इसे ही कहा जाता है, यानी कि हर किसी के संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम लोग अगर देखा जाएंगे तो लैंग्वेज से हमें यही सीख मिलती है कि अपने संस्कारों को कैसे बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको प्रश्न आ जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा और इस पैराग्राफ से भी एकदम आसान से आपको कृतियां करने के लिए दिया जाएगा। इन कृतियों में देखो, प्रश्न पहला दिया है कि मनुष्य का सद्व्यवहार। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है पैराग्राफ, उसमें सद्व्यवहार तुरंत आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। तो सद्व्यवहार कहाँ पर है, प्रश्न दिया है कि आप लोगों को मनुष्य का सद्व्यवहार कैसे पहचाना जाएगा। उसके आपको 4 ब्रैकेट में 4 उत्तर लिख देने हैं। तो सद्व्यवहार मैंने कहाँ पर तो पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है वहां पर सद्व्यवहार होगा ऐसे लिखा है। तो 4 ब्रैकेट में आप उत्तर यही लिखोगे। ऊपर से स्टार्ट कहाँ पर हो गया है यहाँ देखना है। यदि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, उसकी सेवा करता है, अपने बड़े भाई बहन का सम्मान करता है एवं छोटे भाई बहनों की सहायता करता है, तो उसे ही सद्व्यवहार कहते हैं। ये 2-3 लाइन में उसका उत्तर ऑलरेडी दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, लाइन वैसे के वैसे उठाकर नहीं लिखनी है। एक एक पैराग्राफ में उसका एक एक यहाँ पर जो चौखट दी है उसमें आप उसको आपको फिट करना है। तो पहले ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, माता पिता का आदर करना, पहले ब्रैकेट में लिखोगे। दूसरी लिखोगे ब्रैकेट में उनकी सेवा करना। तीसरे ब्रैकेट में लिखोगे अपने बड़े भाई बहन का सम्मान करता है और चौथे ब्रैकेट में लिखोगे छोटी भाई बहनों की सहायता करता है। यानी कि आपको 4 ब्रैकेट में यहाँ पर उत्तर आपको फिट करना है। और 4 ब्रैकेट में जब आप उत्तर पूरे अच्छे से लिख दोगे तो ही आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसमें आपका हैंड राइटिंग नहीं देखा जाएगा, साफ सुथरा कैसे लिखा है वो देखा जाएगा। हैंड राइटिंग तो मोस्ट ऑफ अच्छा निकालना ही है क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कई लोगों का हैंड राइटिंग अगर अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी अगर उत्तर सही रहेगा तो 2 के 2 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। उसमें आपको नंबर कट
नहीं होगा, लेकिन आपको स्वच्छ लिखना है, शुद्ध लिखना है, सुलेख लेखन की तरह साफ-सुथरा लिखना है। इसी प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न अपने हम लोगों ने देख लिया है और दूसरी आकलन कृति आ जाएगी कि मनुष्य के गुण। ये भी हमने पढ़ा है यानी कि इस पैराग्राफ में। तो मनुष्य के गुण ऐसे ही आपको सेम टू सेम डायग्राम निकालना है और मनुष्य के गुणों में आपको 4 के 4 ये करने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो मनुष्य के गुण किस टाइप के हैं ये भी हमने स्टार्टिंग से ही पैराग्राफ पढ़ा था। तो उसमें मनुष्य के गुणों में अगर देखा जाएगा तो हम लोग अगर स्टार्टिंग में ही देखेंगे मनुष्य के गुणों के बारे में ही पैराग्राफ में दिया है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाएगा 4 ब्रैकेट में लिखना है कि हमें किस प्रकार मनुष्य रहता है, तो वह विवेकशील है। विवेकशील एक ब्रैकेट में लिखोगे, दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि बुद्धिमान है और तीसरे ब्रैकेट में लिखोगे कि सत असत की पहचान की क्षमता होती है, जो कि प्राणियों में नहीं रहती है, मनुष्य में रहती है और मनुष्य में परोपकार की भावना रहती है। ऐसे आप 4 के 4 ब्रैकेट में अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आपको जरूर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक के बाजू में ही उत्तर दूसरे का रहेगा ऐसे नहीं है। अभी विवेकशीलता, बुद्धिमान ये मैंने यहाँ से लिया है और दूसरे जो 2 ब्रैकेट है उसमें से यहाँ पर से मैंने लिया है कि परोपकार की भावना है, सहनशीलता है, प्रेम तथा सद्भाव है। इनमें से मैं कोई भी 2 लिख सकती हूँ, यानी कि हर प्रश्न का उत्तर बाजू-बाजू में रहेगा, ऐसे आप बिल्कुल भी मत सोचिए। उसका उत्तर आगे पीछे हो सकता है, हम लोगों को उसको ढूंढकर एग्जैक्टली इस ब्रैकेट में उसका उत्तर हमें लिख देना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो आता है वो सोमत का है। फिर से आ गया है, संसार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, इसके बारे में आप अपने विचार 30 से 40 शब्द में लिखिए। तो ये भी पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो संसार में यानी कि संसार में यानी कि सभी प्राणी जो भी हम लोग दिखते हैं संसार में, जो भी दिखते हैं प्राणी, पशु, पक्षी, उनमें से मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? ये पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो आप लोग ऐसे प्रस्तावना की तरह पहले लिखोगे कि उक्त जो पंक्तियां हैं, मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर मनुष्य को वरदान के रूप में अगर दिया जाए, देखा जाएगा तो मनुष्य पे क्या है, मनुष्य है सबसे बुद्धिमान तथा विवेकशील प्राणी है और उसमें सत असत, अच्छे और बुरे की क्षमता होती है, अन्य प्राणियों में वो नहीं है। तथा परोपकार की भावना व्यक्ति में रहती है, व्यक्ति के अंदर के गुण है, उनकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, दूसरों का आदर करना, ये मनुष्य के अंदर के ही गुण हैं। तथा मनुष्य के अंदर अंदर परोपकार की भावना है, यानी कि जो भी बाकी के भी जो जीवित प्राणी हैं उनको भी ऊपर वो क्या करता है, परोपकार की भावना दिखाई देता है, सहनशीलता की भावनाएं दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य प्राणी क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी प्राणी है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ से रिलेटेड है, ये सोमवार आपको उसमें से पैराग्राफ को देखकर आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो इस टाइप के अपना आपको आपके दिमाग पे आज बहुत अच्छे से फिट हुआ होगा, ऐसे में ये कर देती हूँ, उम्मीद रख देती हूँ। और आपको अपठित के जो 6 के 6 नंबर है ज़रूर आपको मिलने चाहिए। इसमें एक भी नंबर आपका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एकदम आसान कृतियाँ आने वाली है। इसमें ग्रामर सेशन का ज़रा भी कुछ आने वाला नहीं है। ना कि विलोम शब्द आएँगे, ना कि पर्यायवाची शब्द मोस्ट ऑफ आएँगे। अगर आएँगे तो आपको लिखना है, लेकिन पैटर्न ऐसा ही बोर्ड का है, तो आपको मुझे लगता है कि 2 कृतियाँ रहेंगी और 1 सोमत का प्रश्न ज़रूर रहेगा। मुझे लगता है सोमत के प्रश्नों में आपको जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने यहाँ पर सोमत की एक स्लाइड में शेयर कर रही हूँ। ये सोमत की स्लाइड अगर आप मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप प्रैक्टिस के रूप में इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे, तो आपको सोमत के प्रश्न के उत्तर लिखने की ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तीनों पैराग्राफ में आपको सोमत कंपल्सरी लिखना है और खुद का ओपिनियन देना है, ना कि बड़ा कुछ काम करना है। तो यहाँ पर आपको सोमत के लिए इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु प्राणियों के लिए जीवनदायी है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे तो आपका मोस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद संगीत के प्रभाव के बारे में अपने विचार लिखिए, यानी कि संगीत मतलब क्या, जो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं उसका प्रभाव, उसका उसका क्या है अपने विचार, इसके बारे में हमें हमें लिखना है। जैसे कि आप लोग अगर संगीत के बारे में लिखेंगे, तो जैसे हम लोग स्कूल में संगीत सुनते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, वैसे हमारी प्रार्थना रहती है, बहुत सुरीले संगीत से शुरुआत हमारी हो जाती है, ताकि वो सारे गुण हमारे अंदर आ जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, सुबह अपने काम की शुरुआत यानी कि स्कूल में जाते ही हम लोग अपनी प्रार्थना से शुरुआत कर देते हैं, यानी कि उसके प्रभाव से हमारा दिन बहुत अच्छे से जाता है। और एक प्रकार की हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के दिन में मैं क्या क्या करने वाला हूँ, जैसे कि हम इतनी शक्ति दे दे हमें दाता, ये जैसे हम लोग बोलना शुरू कर जाते हैं, वैसे उतने उतने अगर सूर में हम लोग मिलेंगे तो हमें क्या लगता है, दूसरे टाइप के हम लोग उनके अंदर
वो सारे गुण जरूर आ जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इस प्रकार का उसका भी संगीत के टोन में अगर वो प्रार्थना करेंगे तो वो भी अंदर अपने गुण आ जाते हैं और उसका प्रभाव अपने जीवन में या अपने पूरे दिन पर बहुत अच्छे से आ जाता है। इसी टाइप से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद दिया है दूसरा कि फटे पुराने वस्त्रों में लिपटे गरीब गरीब आदमी को छेड़ना, उन पत्थर फेंकना क्या उचित है, इस विषय पर आपने विचार लिखिए। यानी कि इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है, अपना खुद का ओपिनियन देना है आपको। यहाँ पर आप लोग यही लिख सकते हैं कि फट्टे पुराने, यानी कि कोई भी अमीर बनना गरीब बनना ये उसके हाथ में एक तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें जितनी भी हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं वो हमें मदद करनी है, ना कि उनके वो गरीब है इसलिए हमें उसके हंसी मजाक उड़ाना है ना। तो आके हमें क्या करना है, गरीबों के अंदर भी अच्छे बहुत सारे गुण होते हैं, वो गुणों को हमें देखना है। इस प्रकार का गरीब और अमीरी का हमें भेदभाव नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, मनुष्य मात्र, मनुष्य केवल उसके मनुष्य है ऐसे समझकर उसके साथ मानवता के जैसे व्यवहार करने हैं। और क्या करना है, जितनी हमें मदद हो सके उतनी हम मदद करेंगे। उसको अच्छा कुछ बनने के लिए हमें हमें अगर वो सहायता मांग लेता है तो हमें सहायता करनी है। इस प्रकार से हम अपने विचार प्रकट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया है कि भविष्यवाणियों तथा भविष्य वक्ताओं के बारे में अपने विचार लिखिए। उसके बाद पांचवा भी वही उसी टाइप से दिया है, जाति पाति के नाम पर मनुष्य के बीच भेदभाव उचित नहीं है क्या, इस विषय पर अपने विचार लिखे। यानी कि इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं स्वमत के लिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर, मुझे लगता है अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्वमत के नंबर जरा भी नहीं जाएंगे। जैसे कि बिना बुरे के ज्ञान नहीं होता, इस विषय पर आप विचार लिखिए। इसका इस सुविचार की तरह आप लोग इसके बारे में भी लिख सकते हैं। यानी कि गुरु अगर देखा जाए तो आपके जीवन में सबसे पहला गुरु आपकी माँ है, उसके बाद आपके शिक्षक वर्ग है, और जो भी आपके रिस्पेक्टली आपको जो अच्छा रास्ता दिखा देते हैं वो भी आपके दोस्त आपके गुरु बन सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा गुरु कौन है, जिसके कारण मेरी प्रगति हो जाएगी, जिसके कारण मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा, जिसके कारण मेरी जो भी बुराई है वो मुझे अच्छे से बता सकता है। तो हमें क्या करना है, इसी टाइप से इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। इसी प्रकार के स्वमत की भी पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। हाँ, तो आज बिना प्रैक्टिस के कुछ भी होगा नहीं। लैंग्वेज का पेपर बहुत लेंथली होता है, तो मुझे लगता है आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो 101% आपको बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलेगा। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बात ध्यान में रखिए। और फर्स्ट लैंग्वेज है तो लाइटली भी लेना नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, रोज खाली मैथ साइंस लेकर बैठा रहूंगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा, ऐसे नहीं करना है आपको। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका परसेंटेज बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको बिना टेंशन लिए हुए अच्छे से प्रैक्टिस पेपर एक एक दो दो तीन तीन चार चार सॉल्व कर दीजिए, तो आपको ये पेपर हिंदी का बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। मुझे लगता है अभी मोस्ट ऑफ बच्चों को पहले विभाग में क्या आने वाला है, ये आंख बंद करके भी आप इसके उत्तर दे सकते हो। कि जैसे कि 20 नंबर का आपका जो पहला ये आने वाला है, गद्य विभाग आने वाला है, और 20 नंबर के गद्य विभाग में आपको क्या आने वाला है। गद्य विभाग में हम लोगों ने देख लिया है कि हमारा बाइफरगेट 80 नंबर का पेपर कैसे होने वाला है, ये हमने अच्छे से देख लिया है। मुझे लगता है जरा भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। हेलो सर। हाँ बच्चों, इस हाँ टॉपिक से एक कोई हाँ, क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो। जरूर जरूर। मैडम ने जो पढ़ाया आपको, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, जो भी दिक्कत रहेगी, जो भी पूछना है आप आराम से पूछ सकते हैं। हाँ अभिषेक पूछो। अभिषेक पूछ सकते हेलो, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर, जो लास्ट वाला आप बता रहे थे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8 से 10 वाक्य में मिलकर, टीचर उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया नेटवर्क इश्यू होने के कारण। ओके पहले से ओके। 5। हाँ हाँ, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यस टीचर। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी। इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग टीचर। मॉर्निंग, बोलो। टीचर, पहला क्वेश्चन में नहीं समझ पाया था टीचर। पहला क्वेश्चन कौन सा, गद्य विभाग का? हाँ टीचर, यस टीचर। ओके, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, आपको क्या समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ रहा है। ये गद्य विभाग का अ वाला आप समझ नहीं पाए क्या? यस टीचर। हाँ, तो अ विभाग में मैंने बता दिया है कि आपका जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो पैराग्राफ है उसमें से प्रश्न आने वाले हैं। अ और आ में दोनों पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में जितने 7-8 जो हमारे लेसन है वही आएगा। मैं बता देती हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट जब मेरा लेक्चर रहेगा तो मैं आपको बायफरगेट करके
टोटली दे देती हूँ कि पूरक पठन के लेसन कितने हैं, अपने कविताएं कितनी है, पद्य विभाग कितना है और गद्य विभाग कितना है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर आपने नोटबुक बनाई होगी तो आपको इसका ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है 8 हार्डली लेसन रहेंगे, 8 लेसन के ऊपर के ही पैराग्राफ आने वाले हैं और उसकी ही कृतियां रहेगी। तो आपको बिना डरे खाली आपको क्या करना है, लेसन पढ़ना है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कौन से लेसन से आया है पैराग्राफ और मुझे उसके उत्तर तुरंत फिर आ जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट के बिना ही आपका लैंग्वेज का पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, घर से अगर अच्छे से वो पैराग्राफ पढ़ चुके हो, लेसन के बारे में जानते हो, तो उसकी कृतियों के आंसर करने में आपको ज्यादा परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं नेक्स्ट मेरा लेक्चर जब रहेगा तो मैं क्या करती हूँ, आपका जो इंडेक्स दिया है जो हिंदी का हमारा कुमार भारती 10वीं कक्षा का, उस इंडेक्स में मैं ऑलरेडी बाइफरकेट करके आपको बता देती हूँ कि पूरक पठन के लेसन कितने हैं, पद्य विभाग में कितने आने वाले, गद्य में कितने आने वाला है, और हमारा 20% जो ये हो गया है पैटर्न में से निकल चुके हैं लेसन, वो साइड में करके मैं आपको वो इंडेक्स में शेयर करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। और बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो। आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा क्या? इतना तो बोल सकते हो। यस टीचर। टीचर। थैंक यू। बोलिए फिर, पूछना है तो पूछ लीजिए। मिस पोएम नहीं आएगा? पोएम आएगा नेक्स्ट जो हमारा है ना, ये पेपर पैटर्न में आज मुझे केवल अपठित बताया गया था। कल के सर में आपका और गद्य विभाग में से लिया था। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग पद्य विभाग, पद्य सेशन से करने वाले हैं। पद्य विभाग का जो 2 भाग आने वाले हैं उसमें से पहला विभाग सर लेने वाले हैं और दूसरा जो एप्रिसिएंस वाला है वो मैं लेने वाली हूँ। मुझे लगता है शायद वो 9 तारीख को शायद लेक्चर रहेंगे हमारे। पूरा पैटर्न 80 नंबर का आपका जो है वो पूरा सेशन में होने वाला है। फिर से रिपीट, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में नहीं किया है, मुझे लगता है ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है उनको फिर से ये मौका है कि हमें ये करने के लिए, ज्वाइन होने के लिए, और हमें पूरा 80 नंबर का पेपर किस टाइप से आने वाला है वो पता चलेगा। हम लोग पद्य विभाग है जो नेक्स्ट सेशन में हमारा हो जाएगा शुरू, उसका हम रिविजन लेंगे, उसमें एग्जैक्टली क्या आने वाला है। लेटर आएगा? क्या पूछ रहे हैं? लेटर आएगा टीचर? हाँ जरूर आने वाला है, इसीलिए मैंने पूरा हाईलाइट पहले यही किया, उपेक्षित लेखन में क्या आने वाला है सारे सेशन, इसीलिए मैंने 10-15 मिनट उसके ऊपर बात की। इसीलिए 5वां जो सेशन है आपका उपेक्षित लेखन का, उसमें हिंदी में कंपल्सरी लेटर राइटिंग है। मराठी में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि मुझे लगता है लेटर राइटिंग की जगह सारांश लेखन है, लेकिन हिंदी में आपको कंपल्सरी लेटर राइटिंग करना ही करना है। और आप लोग तो 5वीं से लेटर लिखते आए हो, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आराम से लिख सकते हो। उपेक्षित लेखन 26 नंबर का है, उसमें जरा भी बिना डरे आपने पत्र लेखन पहले से लिखा है, कथा लेखन पहले से लिखी है, विज्ञापन भी 9th में आपने किया है और निबंध भी किया है। तो इसीलिए जो प्रश्न आपने किए हैं खाली उसका विस्तारित रूप से 10th में आपको उसके आंसर करने हैं। तो डरने की बात जरा भी नहीं है। 26 नंबर के लिए आपको ज्यादा ये करना है कि ये करना है, प्रैक्टिस करना है। 4-4, 5-5 निबंध लिखो, 4-4, 5-5 एडवर्टाइज करो, जाहिरात लेखन लिखो। अरे सारे प्रश्न मुझे लगता है नवनीत के क्वेश्चन बैंक में, नवनीत की जो कृति पत्रिका ऑनलाइन आ चुकी है उसमें ऑलरेडी है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू टीचर। वेलकम बच्चों, ऐसे ही जुड़े रहो अपने सेशन में, और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ बच्चे 90 के ऊपर इस साल बीएमसी के बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं। तो आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं, तीनों लैंग्वेज का पैटर्न सेम है, खाली लैंग्वेज अलग है। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया किसमें क्या आ गया है, किसमें क्या करना है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आप अच्छा सक्सेस मिल पाओगे। चलिए बाय। बाय टीचर।